गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया हो? तो अपन ने डायग्राम इसका देखा नहीं था, बाकी रस्ट अपन ने पढ़ ली थी, तो उसका एक डायग्राम दिखाने के लिए ये साइट फ्लोरी है, जहां पर अपन ने सबसे पहले ब्लैक स्टेम रस्ट बोला है। एकदम से अपने को कलर यहाँ पर अभी फिलहाल ब्लैक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ब्लैक बाद में स्पोर्ट्स के कारण बन जाएगा। ब्लैक स्टेम रस्ट इस तरीके से आपको दिखती है। येलो वाले में येलो दिख जाएगा आपको, स्ट्राइप धारी के रूप में दिखेगा, और ब्राउन लीफ, ब्राउन ऑरेंज दोनों तरीके से इसके नाम अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये देखोगे तो स्टेम पे असर दिखाता है। इसका जो लक्षण है वो तने पे आएगा, और इन दोनों का लक्षण पत्तियों पर आता है। ठीक है, उसमें नाम में कहीं आपको, जैसे इसमें पत्ती का नाम कहीं नहीं आता है नाम में, लेकिन ये वो तो पत्ती में, और ये भी पत्ती में, और ये तने में। ठीक है, उसके अलावा अपन ने लूज स्मड ऑफ व्हीट, जो गेहूं का अनावृत कंड कल अपन ने पढ़ा था, उसका भी अपन अगर देखें यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से मेन जो इफेक्ट आता है वो आता है आपके इन्फ्लोरेसेंस में, यानी कि पुष्पक्रम में, जिसे हम गेहूं में स्पाइक कहते हैं, बाली कहते हैं, जो जहां पर जो आपके सीधे ये काले रंग का चूर्ण जो है ये टीलियोस्पोर है। क्या है? टीलियोस्पोर है। जब दाने आपके इसमें रूपांतरित हो जाते हैं और ये बीजों के साथ आपके ये चूर्ण रहेगा, और ये स्पोर जैसे अब अपन आप देखो सर, ऐसे कि गेहूं के पौधे की हम कटाई नहीं करें, बट ऐसा संभव नहीं है। आपके खेत में लेबर काम करती है, धनाधन को गेहूं की कटाई होगी या मशीन से कटाई होगी, सारे स्पोर्स गेहूं के दानों के साथ मिक्स हो जाएंगे, जो अगली फसल में दोबारा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये अपन ने बात करी ली थी लूज स्मट ऑफ व्हीट की, गेहूं का अनावृत खंड पढ़ लिया था ना। आगे आता है गेहूं का करनाल बंट, या जिसे पार्शियल बंट या गेहूं का कैंसर, कैंसर ऑफ व्हीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीसरा वाला नाम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाता भी है। करनाल बंट, क्योंकि इसे करनाल में सबसे पहली बार वैज्ञानिक का नाम मित्रा। ठीक है, तो मित्रा जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1931 में इस रोग को पहली बार करनाल में देखा था गेहूं की फसल में, तो इसे गेहूं का करनाल बंट भी कहते हैं। ये बंट एक तरीके से स्मट को ही बोला गया है। ये यहाँ पर नेवोशिया इंडिका या टिलेशिया इंडिका, यहाँ पर अपन इसका नाम जानते हैं। पहले वाला ज्यादा पॉपुलर है, नेवोशिया इंडिका, रोगजनक का नाम। बाकी इसका नाम टिलेशिया इंडिका भी इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि इसका ऑर्डर गण जो है वो टिलेशियल्स है। तो स्मट में आपने दो पढ़े थे, यूरेटिनल्स, सॉरी ऑस्ट्रेलेजियंस और टिलेशियल्स। तो टिलेशिया वाले भी स्मट करते हैं, पहले भी टिलेशिया केरिस, टिलेशिया फोर्टिडा की कल अपन बात कर लिए थे। ठीक है, वही ऊपर वाली बात देखो, बेसिडोमाइकोटा सेम है, बेसिडोमाइसिटीज, गण अब की बार केवल टिलेशियस लिखा है, क्योंकि ये आपका करनाल बंट, बंट जब भी आएगा वो नॉर्मली इससे मिलेगा। ठीक है, वो आपने फॉल्स जो आपने पढ़ा है वो सॉरी कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट में पढ़ा था। स्टिंकिंग स्मट इंडियन बंट, भारतीय बंट पढ़ा था, उसमें स्टिंकिंग बंट भी पढ़ा था, वो अलग चीज है। ठीक है, अब मित्रा ने इसको सबसे पहले देखा। इसके अलावा इसे क्वारंटाइन इंपोर्टेंट डिजीज भी कहते हैं, क्वारंटाइन इंपोर्टेंट डिजीज, यानी कि इसके लिए क्वारंटाइन, क्वारंटाइन का मतलब अपन पढ़ते हैं ब्रीडिंग में आता है और पैथो में भी पढ़ते हैं, जहां पर आपकी बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं, रोग ऐसे हैं जिनको एक देश से दूसरे देश में उन पौधों की प्लांटिंग मटेरियल, चाहे बीज हो, चाहे कटिंग हो, चाहे कुछ भी, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे, जिन्हें हम भारत में जो है वो डोमेस्टिक क्वारंटाइन कहते हैं। और अपन ने बात करी भी होगी शायद, हमने पढ़ा एंडेमिक डिजीजेस में, एंडेमिक रोग पढ़े हैं, स्थानिक रोग। ठीक है, वो क्वारंटाइन वाले ही है, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही होते हैं, उनको वो दूसरे क्षेत्र में ना फैले, इसीलिए उन पर क्वारंटाइन संगरोध का नियम लगा हुआ है, यानी कि वहां से प्लांटिंग मटेरियल ले जाने पे प्रतिबंध है। तो गेहूं में कौन सा रोग क्वारंटाइन इंपोर्टेंट है? तो गेहूं का करनाल बंट, पार्शियल बंट भी कहते हैं, गेहूं का कैंसर भी। ये एक्सटर्नली सीड बोर्न है, क्योंकि बंट लगभग आपके कवर्ड स्मट को ही बोलते हैं एक तरीके से। तो ये आपका बाह्य बिजोड़ है। कवर्ड स्मट भी कैसा होता है? बाह्य बिजोड़, एक्सटर्नली सीड बोर्न। एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें जो इंपोर्टेंट बात अगर करें तो थोड़ा सा टिक लगाते भली। गेहूं का कैंसर नाम से इसको जानते हैं।
उसके अलावा मित्रा ने इसको सबसे पहले देखा था करनाल में, इसलिए करनाल बंट कहते हैं। क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नली सीट बॉन्ड। बाकी टेक्सोनोमी पहले पढ़ी हुई है लगभग। नाम से टिलेशिया की वजह से टिलेशियल्स इसका गण रहेगा। कवर्ड स्मर्ट ऑफ बार्ले भी आगे पढ़ने में आ रहा है, अपन पढ़ेंगे। ये लॉन्ग ईयर CH1 का बैच नहीं है, कहीं गलती से क्लास हो सकता है उसमें बैच में गई हो। बाकी ये AA, PG, AO, फर्स्ट ग्रेड, वो बैचेस से रिलेटेड क्लासेस है अपनी। हो गया नोट? तो बात कर रहा था, भी तेरे को ही बोल रहा हूँ। बढ़े आगे। तो रोगजनक सबसे इंपॉर्टेंट दोनों नाम ध्यान रखने हैं। पहला वाला ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है करनाल बंट किससे होता है, निवोशिया इंडिका या टिलेशिया इंडिका। निवोशिया इंडिका ज्यादा फेमस है, एग्जाम में अक्सर ये मिलता है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। ठीक है। बाकी टेक्सोनोमी बेसिडोमाइकोटा, बेसिडोमाइसिटिस क्लास, और गण जो है वो टिलेशियस है। सबसे पहले इस रोग को देखने वाले, खोज करने वाले वैज्ञानिक मित्रा, करनाल के अंदर इन्होंने किया था। ये संगरोध क्वारंटाइन इंपोर्टेंट रोग इसको कहा गया है, क्योंकि ये रोग दूसरे क्षेत्रों में नहीं है, नाम से ही है करनाल में फेमस होकर। तो ये दूसरे क्षेत्रों में इससे संक्रमित बीज जो है वो खेती के लिए नहीं जाए तो किसानों को नुकसान नहीं होगा, इसलिए क्वारंटाइन के लिए इंपॉर्टेंट इसको भी माना गया। एक तरीके से एंडेमिक कह सकते हो इसको, एंडेमिक कह सकते हैं इसको, स्थानिक रोग। ठीक है। बाह्य बिजोड़ है, एक्सटर्नली सीड बॉन्ड है ये। ठीक है। आगे बात करें अपन यहां पर इस रोग के लक्षण की तरफ, तो लक्षण की अगर हम बात करें यहां पर, तो शुरुआत में आपको क्या मिलेगा कि कुछ बीज जो है आंशिक रूप से काले चूर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी टीलियोस्पोर आपको मिलेंगे, और सेम जैसा लूज स्पॉट में था वैसा ही आपको भी यहाँ पे हल्का देखने को मिलेगा। तो काला चूर्ण यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लक्षण में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी उसको अपन कर लेंगे, बट यहाँ पर भी स्पोर्स कहां पर मिलेंगे, बाली में बीज के स्थान पर। आंशिक रूप से मतलब ये हुआ कि पूरी बाली आप इसमें रूपांतरित नहीं हुई है, कुछ दाने स्वस्थ हैं, कुछ दाने संक्रमित हैं। ठीक है। यहां पर स्पेशल इस केमिकल पे क्वेश्चन आता है कि ये जो काला चूर्ण है ये सड़ने की वजह से इसमें केमिकल होता है ट्राई मिथाइल अमाइन, जिसकी वजह से खेत में एक अजीब सी बदबू आती है। तो वो किसके कारण आती है,
TMA ट्राई मिथाइलमाइन के कारण खेतों में से अगर अपन गुजरते हैं ऐसे संक्रमित इस रोग से तो एक अजीब सी बदबू आती है, तो वो किस केमिकल के कारण? TMA। ये क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात अपन यहाँ पर ध्यान रखें, अगर संक्रमित दाने ऐसे अब अपने को बाद में तो पता चलेगा नहीं, आधी बात में उस गेहूं को पिसाई गई वो आटा बनेगा, तो वो आटा अगर गेहूं ऐसा अगर संक्रमित रहा था करनाल बंट से, तो उस आटे से कैसी की बदबू आएगी? जैसे मछली के समान। आप जैसे कभी समुद्र तट पे जाओ जहां पर बोले सर बीच, हाँ वो बीच अलग ही वर्ड फीलिंग देता है ना। हाँ, समुद्र तट बड़ा हिंदी का अच्छा सीधा साधा शब्द है, ठीक है। तो वहां पर जहां पर मछली पालन मछुआर, क्योंकि समुद्र के वहां किनारे मिलेगा ही मिलेगा। आप जब देखोगे कहीं, जैसे स्पेशली मैंने आप महाराष्ट्र के आसपास भी मैं कभी जाने का काम पड़ा, तो बहुत ज्यादा स्मेल तगड़ी वाली आती है फिश के वहां पर, तो वैसे ही हल्की सी स्मेल आटे में से आएगी। ऐसा भी बोल दिया जाए तो कौन सा रोग? करनाल बंट। ध्यान रखना है, निगोशिया इंडिका से। अनियमित पुष्पक्रम, यहाँ पर इरेगुलर आपका इन्फ्लोरेसेंस मिलेंगे, प्रॉपर जैसी स्पाइक वाली बननी चाहिए वो यहाँ पर नहीं बनेगी। बाकी यहाँ पर जो नियंत्रण के लिए ये कल्चरल है कि आपको क्या करना है कि जब फ्लावरिंग हो तब थोड़ा सा इरिगेशन को अवॉइड करो, तो इस रोग से हल्का सा नियंत्रण हो सकता है। बाकी यहाँ पर मर्क्यूरियल फंजीसाइड का ये वैसे आजकल बैन हो चुके हैं, मर्क्यूरी वाले, तो इसमें एग्रोसन और सेरासन दोनों बीजोपचार में उपयोग होते हैं, क्योंकि ये बीज जनित है, बाह्य बिजोड़ अभी अपन ने कहा है, तो बीजोपचार कर सकते हैं। PMA यहाँ पर इसका एक नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये आपको उधर एंटी ट्रांसपेरेंट में पढ़ने में भी आता है, एग्रोनॉमी में, ठीक है। PMA तो मर्क्यूरियल है, तो ये एग्रोसन सेरासन ऐसे हैं जो होते हैं, ये मर्क्यूरी वाले हैं जो आजकल बैन है लगभग, क्योंकि क्या होता है कि केमिकल छिड़काव करते हैं, फिर पानी से जाते हैं, पानी से फिर वो अपने तालाब कुएं के थ्रू अपने पीने में आते हैं, और मर्क्यूरी से अपने कोई ना कोई बीमारी वापस हो जाती है मवेशियों को अपने को से। यहाँ पर जो ज्यादा उपयोग होता है कार्बोक्सिन जो है आपका सिस्टमिक फंजीसाइड जो है वो यहाँ पर विटावेक्स के नाम से ट्रीटमेंट में यूज करते हैं अपन, ठीक है। बाकी कुछ प्रतिरोधक किस्में सोनालिका, बाकी ये KBRL याद रखने में, करनाल बंट याद रखने में आसान रहेगा, 10, 13, 15, 18, 22, 24 करके कुछ किस्में हैं, नोट कर लें सारी बात। एक मनोज का एक क्वेश्चन है, वो मनोज का क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है बात करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो TMA ट्राइमिथाइलमाइन का, या फिर मछली के समान आटे से जो दुर्गंध आती है वो। बाकी इसमें सीड ट्रीटमेंट के लिए और प्रतिरोधक किस्मों को थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इससे पहले वाली स्लाइड में आ गई थी वैसे। देव अग्रवाल, बिल्कुल आप क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहते हैं क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। बाकी पहले अपन ने चालू भी किया था एक स्पेशल क्वेश्चन पर डे वाला, ठीक है, वो मैं क्या एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाता हूँ। बाकी आपका ऐसा हो तो बहुत बढ़िया रहता है, और वो खुद कह रहे हैं सर मैं डेली एक क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा, आप बोलोगे क्लास में तो हमें इस बार ने याद भी रह जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल आप डाले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसमें जो है वो याद रखने थोड़ी आसान इसलिए रहेगी, KBRL, ठीक है, तो KB से करनाल बंट आसानी से याद हो जाएगा। करनाल बंट रेजिस्टेंट। ध्यान रखना पार्शियल बंट करनाल बंट को बोला गया है,
और हमने कल कवर्ड स्मट ऑफ व्हीट पढ़ा था, उसको वहां पर बोला गया था क्या, सॉरी, स्टिंकिंग बंट, इंडियन बंट, यूरोपियन बंट, ऐसे नामों से उसको अपन ने जाना था। जो ध्यान रखना है, वो भी टिलेशिया के नाम से ही उसमें रोगजनक था, टिलेशिया कैरिस, टिलेशिया फोर्टिडा करके था। हो गया नोट सबका? टीएमए वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ट्राई मिथाइल अमाइन कौन से केमिकल के कारण ये स्मेल आती है? तो ये स्पोर्स जो बाली में बन रहे हैं काले रंग के, अभी दिखाते हैं डायग्राम। बढ़े आगे। एक जो क्वेश्चन एक अपने यहाँ पर ऑनलाइन एक स्टूडेंट है मनोज, अक्सर वो पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या है उस चीज पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने एक बात बोली थी कि अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, वो कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव। दूसरी बात हमने एक और बोली थी कि अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु आकार, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी के आधार पर कैसे होते हैं, बेसिलस यानी कि रोड शेप। अब दोनों में फर्क है कि भाई एक तो बेसिलस बैक्टीरिया, देखो दोनों में क्या फर्क है, ग्राम स्टेनिंग के आधार पर जो ग्राम स्टेनिंग में ब्लू कलर ले रहे थे वो पॉजिटिव थे, और जो आपका रेड या पिंक कलर ले रहे थे वो ग्राम नेगेटिव थे। तो वो अलग चीज है क्राइटेरिया बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का। यहाँ पर बेसिलस जो है वो एक उदाहरण है बैक्टीरिया का, बाकी बेसिलस उनके आकार के आधार पर एक बड़ी कैटेगरी भी बन जाती है, और अधिकांश बैक्टीरिया चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो, उसका आकार क्या होता है, रोड शेप्ड, और इसलिए उसको बेसिलस बोल दिया जाता है। तो इन्होंने यही पूछा था कि सर ग्राम पॉजिटिव होने के बावजूद भी बेसिलस जो है वो अधिकांशतः पादप रोगजनक जीवाणु कैसे, वो आकार के लिए बोला गया। वो एक बैक्टीरिया कि भाई लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया होता है, ऐसे कई सारे बेसिलस कैटेगरी मिलेगी, तो बेसिलस उनके छड़ाकार आकार के लिए बोला गया। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपन नहीं जोड़े वो ज्यादा अच्छा है। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था दोनों को लिंक करा था, दोनों अलग अलग चीजें। तो हमारे को तो ये ध्यान रखना है कि अधिकांश पादप रोगजनक जीवाणु, पहली बात तो ग्राम नेगेटिव, और आकार पूछे तो कौन सा, छड़ाकार यानी कि बेसिलस। क्लियर है बात? चलो अब ये आपके यहाँ पर बात करें करनाल बंट की स्थिति में कुछ इस तरीके से आपको सिम्टम खेत में, बाली में और दानों में देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले डायग्राम में बताया है सिम्टम्स ऑफ करनाल बंट इन द फील्ड। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो ज्यादा स्पष्ट तो हमें इस डायग्राम में नहीं दिख पाएगा, कुल मिला के जो असर दिखता है वो बाली पे है। ठीक है, स्पाइक विद इरेगुलर अरेंजमेंट, हमने कहा था अनियमित पुष्पक्रम। ठीक है, इरेगुलर पुष्पक्रम यहाँ पर कौन सा होता है, स्पाइक। जो नॉर्मल अरेंजमेंट जो होता है फ्लोरेट्स का इसके अंदर, वो थोड़ा सा यहाँ पर इरेगुलर होगा। क्या होगा वो हमें नहीं पता, हम तो इतना सा ध्यान रखेंगे इरेगुलर है, अनियमित पुष्पक्रम है, सामान्य पुष्पक्रम से थोड़ा अलग है। तीसरी बात जो आपको यहाँ पर काले रंग का पाउडरी जो वो टीलियोस्पोर था, वो जो गेहूं के बीच में धारी दिखती है, यहाँ पर आपको कालापन कई बार गेहूं में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स कैन बी सीन द ग्रुप ऑफ व्हीट ग्रेन, गेहूं के दाने की धारी में काले रंग के स्पोर का जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये लक्षण आपको होते हैं करनाल बंट के। क्लियर है बात? ये अपने को सिम्टम के लिए, इनमें कोई भी चीज लिखने जैसी कोई जरूरत नहीं है। बढ़े आगे। चलो
आगे बात आता है अगला रोग जो है, जिस पर भी क्वेश्चन कई बार आता है, जिसके कई सारे नाम और हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा समझने पे ध्यान देना। एक बात आएगी ईयर कॉकल, एक आएगा टुंडू, ठीक है। ईयर कॉकल या सीड गॉल, दो नाम जानते हैं। ईयर कॉकल अगर बोला जाए तो वो एक निमेटोड है, एंगुइना ट्रिटिसाई, जिसे आप निमेटोलॉजी के अंदर पढ़ोगे सीड गॉल निमेटोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। केवल निमेटोड से गेहूं में जो रोग हो रहा है वो रोग का नाम है ईयर कॉकल, जो भी आगे बात करेंगे। उस निमेटोड के साथ अगर बैक्टीरिया और जुड़ जाए और जो रोग हुए वो है टुंडू। केवल निमेटोड से हो रहा है वो ईयर कॉकल, और निमेटोड के साथ बैक्टीरिया भी जुड़ेगा और दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज यानी कि एक जटिल रोग बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टुंडू। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा रोग जो एक से अधिक रोगजनक के द्वारा होता है वो कॉम्प्लेक्स डिजीज कहलाता है, ठीक है। कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो रोगजनक इसमें होंगे, नाम पे अपन जा रहे हैं, पहले दो रोगजनक है, एक तो बैक्टीरिया है, दूसरा निमेटोड। आसान सा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि टुंडू रोग जो होता है गेहूं का, ये किस किस के या कौन कौन से रोगजनक से होता है, ऐसे जोड़े बना के देगा। पहले हम लिखते हैं बैक्टीरिया कवक, दूसरा हम लिखते हैं निमेटोड कवक, तीसरा हम लिखते हैं बैक्टीरिया निमेटोड, तो आंसर होगा बैक्टीरिया और निमेटोड। बैक्टीरिया कौन सा? बैक्टीरिया तीन तरीके से इसके साइंटिफिक नेम आपको मिल सकते हैं। क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई, गेहूं में है तो ट्रिटिसाई तो होगा ही होगा। क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई, या बिल्कुल जो ज्यादा सही टेक्निकली है वो होता है रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई। इसका कोरिनीबैक्टर ट्रिटिसाई भी, यानी तीनों नाम बैक्टीरिया के आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने तीनों ही लिख दिए, क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई भी हो सकता है, रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई भी, और बात करें तो कोरिनीबैक्टर ट्रिटिसाई। कुल मिला के बैक्टीरिया है वो आपका पहला इसमें कंपोनेंट होगा रोगजनक का। दूसरा यहाँ पर जो निमेटोड है, ये आगे अपन ने लिख भी दिया, इस निमेटोड को क्या कहते हैं? सीड गॉल निमेटोड, ठीक है। ये बीज के अंदर आपके रोग कर रहा है, तो यहाँ पर सीधी सी बात, ये रोग कैसा होगा? बीज जनित। नाम से ही पता चल गया सीड गॉल निमेटोड। और आपको ऐसा निमेटोलॉजी में क्वेश्चन आ जाए किस निमेटोड को सीड गॉल निमेटोड कहा जाता है, तो एंग्विना ट्रिटिसाई। ट्रिटिसाई मतलब गेहूं में, ये ठीक है। नोट कर लेंगे, पहले समझ लें अपन, ठीक है ना। तू तो समझदार लड़का है, ठीक है ना। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स है वो अपने को ध्यान रखना है। बीज जनित ये पता चल गया क्योंकि ये सीड गॉल निमेटोड नाम से ही पता चल रहा है। इसको किस नाम से जानते हैं? पहला नाम टुंडू, ठीक है। इससे येलो स्लाइम, सारे नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। येलो ईयर रोड, पीला बाली गलन भी कह सकते हैं, या पीला बाली सड़क, इंग्लिश वाला ज्यादा आसान है। येलो स्लाइम इसका बड़ा फेमस नाम है। या बैक्टीरियल ईयर रोड, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से भी हो रही है सड़न। बैक्टीरियल स्पाइक ब्लाइट, बाली में दानों में हो रहा है, तो इन नामों से। लेकिन ज्यादा फेमस टुंडू और येलो स्लाइम सबसे फेमस नाम है इसके, ठीक है। तो पहली बात ये क्लियर हो गया कि टुंडू येलो स्लाइम जो है वो दो रोगजनक से हो रहा है, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा निमेटोड। केवल बैक्टीरिया भी रोग नहीं कर सकता, केवल निमेटोड भी नहीं कर सकता, दोनों मिलके करेंगे, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है, ठीक है। लक्षण की बात करें, पत्तियों पर शीराओं के समानांतर पीली अथवा सफेद धारियां देखने को मिलेगी। पत्तियों पर जैसे जैसे शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके धारियां हैं, ठीक है। मेन जो बात आती है यहाँ पर पीला स्राव, येलो ऊस, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया की वजह से जो सिक्रेशन कभी पौधों पर दिखती है उसे बोलते हैं ऊस। क्या बोलते हैं? ऊस। इसीलिए बैक्टीरिया को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग करते हैं? तो मैंने बताया भी था शायद पहले आपको, ऊज टेस्ट बोलते हैं। ऊज दिख रही है, स्राव दिख रहा है, तो यहाँ पर पीले कलर का स्राव पत्तियों पे भी दिखेगा, बालियों पर भी दिखेगा, और जिसकी वजह से पत्तियां और बालियां कर्ल भी हो जाएगी, ट्विस्ट भी हो जाएगी। कर्ल यानी कि मुड़ जाएगी, ट्विस्ट यानी कि मरोड़ लिए हुए टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां, आपकी बाली भी टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलेगी, अभी डायग्राम में देख लेंगे। तो खास बात जो यहाँ पर पीला स्राव है और कर्लिंग ट्विस्टिंग आपको बाली और पत्तियों दोनों में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोनों नाम पे चली गई। रोगजनक इंपॉर्टेंट है कौन सा? बैक्टीरिया। तीन नामों से जान रहे हैं, पहला क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई, रेथाइबैक्टर ट्रिटिसाई या कोरिनेबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। निमेटोड कौन सा? एंग्विना ट्रिटिसाई। कॉम्प्लेक्स डिजीज है, एक बार ये सारी बात नोट कर लो।
ये कंफ्यूजन अक्सर रहता है और ये क्वेश्चन में गलती भी करवाता है। हम इसी को ईयर कॉकल समझ बैठते हैं। तो ईयर कॉकल क्या है? जब अकेला निमेटोड रोग करेगा तो ईयर कॉकल रोग होगा, वो भी आगे बात आ रही। कुछ लोग आज टेस्ट की तैयारी करने में लगे होंगे कि नहीं, आज सारे आए हैं? लगभग आए वैसे, है ना? बाकी अक्सर क्योंकि आज की क्लास से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इसके नाम बैक्टीरियल ईयर रूट बाली सड़न कहें तो यही है। पीली, इस पीला बाली गलन इसलिए कहा है क्योंकि इसमें पीला स्राव देखने को मिल जाता है पत्तियों पर और बाली पर, इसलिए येलो येलो इसीलिए बार बार नाम में आ रहा है, येलो स्लाइन, येलो ईयर रॉट। तो लक्षण अपने आप ही याद रह जाएगा। ऊपर पीला इसमें स्राव होने की वजह से ही येलो ईयर रॉट इसको कहते हैं। ये क्लेविबैक्टर ऑब्लिक करके लिखा है, यानी इसका पूरा नाम या तो क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई या रथाइबैक्टर ट्रिटिसाई दोनों, या एक और अलग से नाम कोरिनीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। ये ऑब्लिक करके लिखा है, बाकी इसका पूरा नाम अगर कहेंगे तो क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई या रथाइबैक्टर ट्रिटिसाई। हो गया नोट सबका? ध्यान रहे, बैक्टीरिया आपके बीज में रहेगा। निमेटोड क्या बीज में होता है क्या? निमेटोड नॉर्मली कहाँ होता है? मृदा में, सॉइल में होता है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से, ठीक है, पता चला कि यार अपने पास यहाँ पर कुछ एक मिठाई का डिब्बा था पूरा, ठीक है, एक जना उसको पूरा नहीं खा सकता था, आधा उसने खाना, आधा मैंने खाया, तो अपने आप निपट गया। बाकी ये पूरा
नहीं निपटा पाता, वैसे ही रोग अकेला नहीं कर पाएगा, दोनों रहेंगे तभी ये रोग होगा। प्लस ज्यादा डब्बा खा लोगे मिठाई का, 100 ग्राम का है। हो गया नोट सबका? बढ़े आगे। तो यहां पर कोई डाउट तो नहीं रहा? क्योंकि आगे, अब आगे मैं पहले ही बता दिया हूं कि ईयर कोकल या सीड गॉल इस नाम से रोग बोला जाएगा। तो केवल और केवल इस निमेटोड से रोग, इसके नाम में क्या करता है ये निमेटोड? सीड गॉल। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी जब भी टुंडू नाम आए, येलो वाली बात आए, तो साथ में उस बैक्टीरिया को भी जोड़ना है। ठीक है, बढ़े आगे। ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि इन्फ्लोरेसेंस आपका, अपन ने कहा कि बाली जो है वो कैसी कर्ल या ट्विस्टेड दिखेगी, और इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी आपको बालियां देखने को मिल रही है। पत्तियों पर भी कर्लिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ट्विस्टिंग और कर्लिंग किस कारण हुई? उस पीले स्राव के कारण, येलो स्लाइम के कारण, येलो ऊज के कारण हुई। तो इस तरीके से टुंडू रोग को पहचानने का तरीका, यहाँ पर बहुत ज्यादा वो भूरे कलर के, काले कलर के बीजाणु नहीं दिखेंगे आपको, यहाँ पर डायरेक्टली दिखेगी टेढ़ी मेढ़ी बाली। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का स्राव भी देखने को मिल सकता है पत्तियों पर और बाली पर। ठीक है, इसके मैनेजमेंट की बात करें तो कोई ज्यादा खास बात नहीं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखो समझना, ब्राइन सॉल्यूशन 20% नमक के घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे को लग रहा है बीजोपचार की तरह, इसको उस पानी में बीज को डाल देना है। तो जो आपके इस रोग से संक्रमित बीज है वो तैर के ऊपर आ जाएंगे, उनको डायरेक्ट छलनी से या किसी तरीके से हटा दो, तो काफी हद तक इस रोग से, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ही इस रोग को नियंत्रण करने का है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ब्राइन सॉल्यूशन इसको कहते हैं, 20% नमक का घोल जो है, उस ब्राइन सॉल्यूशन में बीजों को फ्लोटेशन या तैराना, ये अपना करना है। उसके अलावा यहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से रोग होने के कारण इसको यहाँ पर अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक भी यूज कर रहे हैं, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखना, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसका ट्रेड नेम होता है ब्लिटॉक्स 50, कई सारे नाम है। देखो ट्रेड नेम अपन फेमस याद रखते हैं, बाकी मेरी कंपनी, मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कुछ और नाम रख दिया, आपने कुछ और नाम रख दिया, हजारों कंपनियां चल रही है केमिकल की, लेकिन हम तो इसीलिए ट्रेड नेम नॉर्मली किताबों में कम लिखा होता है, क्योंकि ट्रेड नेम तो कंपनी का नाम है, कोई कंपनी का प्रचार क्यों करेगा। तो लेकिन हमारे को कभी क्वेश्चन में ट्रेड नेम पे क्वेश्चन कम आता है, पर फिर भी ध्यान रखना है ब्लिटॉक्स 50 करके यहाँ पर आगे पढ़ने में आएगा वैसे, तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। अब ये ध्यान रखना है कि ये आपको फंगल डिजीज में यानी कि कवक वाले रोगों में भी मिलेगा और जीवाणु वाले में, क्योंकि ये आपके दोनों तरीके से है, ये कवकनाशी भी है और जीवाणुनाशी भी है। फिलहाल हमारे इस रोग में क्या था? बैक्टीरिया था, जीवाणु था, इसलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कवक वाले रोगों में भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग होता है, क्योंकि उसका नेचर दोनों प्रकार का है, कवक को भी नियंत्रित कर सकता है और बैक्टीरिया को भी कर सकता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, बहुत लंबी भाषा नहीं लिख के मैं तो HWT लिख दिया, क्योंकि हमने कल पढ़ भी लिया। हॉट वाटर ट्रीटमेंट 54 से 56 डिग्री सेल्सियस पर इन बीजों को आप डालो गर्म में और आधे घंटे के लिए उनको सुखा दो, तो भी अंदर कहीं बैक्टीरिया होगा तो नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट और ब्राइन सॉल्यूशन वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ब्राइन सॉल्यूशन स्पेशली इसी रोग में हम ज्यादा उपयोग करते हैं। उसके अलावा कुछ और रोग जिनके केवल रोगजनक अपन याद रखेंगे, डिटेल नहीं अपने को। ये मैंने अभी जो बात करी थी ईयर कोक्कल, ये देखिए, ठीक है, गेहूं और राई का ईयर कोक्कल या सीड बॉल। राई कौन सा वाला राई? सिकल सिरेली वाला, जो ट्रिटिकेल बनाने में काम में आया। राई सरसों वाला अलग है, तो वो राई ग्रेमिनी कुल का है, इसलिए इसको अपन ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में RYE से लिखते हैं और सरसों वाला RAI से लिखते हैं। तो ये राई और गेहूं दोनों में ही एंग्विना ट्रिटिसाई निमेटोड रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? ईयर कोक्कल या सीड बॉल। तो ध्यान रखना है कि केवल निमेटोड से, ये बार बार मैं बोल रहा था, आपको गलती होगी एग्जाम में इसलिए मैं बताया। उसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू डिटेल में अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल रोगजनक ध्यान रखना है इसका। तो ये आपको
ज्यादातर तो ये नाम पॉपुलर है, इरिसिपी ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, ग्रेमिनिस ग्रेमिनी कुल का होने की वजह से और ट्रिटिसाई गेहूं में, इरिसिपी जिनस जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मली। अपन ने इरिसिपेल्स गण भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़ा है पाउडर मिल्ड्यू छांचा के लिए, जहां पर पत्तियों पर सफेद कलर का पाउडर साफ साफ गेहूं की पत्तियों पर भी देखने को मिल सकता है। इसका एक और नाम भी चलता है, इरिसिपी जगह ब्लूमेरिया ग्रेमिनिस ट्रिटिस है, ये नाम भी कहीं हो सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपन पहला वाला नाम ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, गेहूं का पर्ण चूसा लीफ ब्लाइट भी आपको देखने को मिलता है, अल्टरनेरिया ट्रिटिसाई। गेहूं का लीफ ब्लोज अल्टरनेरिया, सॉरी सेक्टोरिया ट्रिटिसाई। और बात करें अपन जाइमोसेप्टोरिया ट्रिटिसाई भी कहते हैं। बहुत ज्यादा पॉपुलर रोग नहीं है तो उनमें मैं कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक ये वायरल डिजीज है इसलिए इंग्लिश में लिखा क्योंकि वायरस का अलग से साइंटिफिक नेम तो होता नहीं है। आप टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, बीपीटीवी वायरस, बनाना बंचीटॉक वायरस, इस तरीके से अपन ने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर WSS-MV इसको कहते हैं पूरा, तो यानी कि व्हीट स्पिंडल स्ट्रिक मोज़ेक वायरस। इसका ध्यान रखेंगे अपन केवल वेक्टर कि इसका वाहक एक कवक है, पोलीमिक्सा ग्रेमिनिस। नॉर्मली वाहक इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। ठीक है, कवक आपको वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में मिलेगी। तो ये वायरस वाला रोग तो डायरेक्ट फैल ही नहीं सकता है। वायरस, फाइटोप्लाज्मा, इनमें वेक्टर हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है। तो इन सब में देखा जाए तो ऊपर वाला रोग जो पहला है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी ध्यान रखें। बाकी आप लिख लें, किसका क्वेश्चन पूछा जाए, माइनर है लेकिन पूछ सकते हैं। रोग जनक तो कम से कम ध्यान रखें। ये ब्लीटॉक्स 50 किसी को लिखना हो तो ट्रेड नेम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का, वैसे आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं। कहीं पर हिंदी इंग्लिश लगे तो पूछ लेना। ठीक है, ज्यादा हिंदी भी करने जाएंगे अपन तो और गड़बड़ हो जाएगी। वैसे काफी हद तक अपन को आवश्यकता है वो सारा अपन लिख रहे हैं हिंदी में। अब तो आपकी वो समस्या दूर हो गई हिंदी इंग्लिश वाली, है ना। आपको थोड़ा सा वो चलता है। अब इसमें तो क्या है, अपन लिखाते हैं तब दोनों लिखने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। हिंदी भी लिखे इंग्लिश भी, यहाँ तो चलो ठीक है ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मेरे को बताने में आसानी रहती है आपको, इसलिए फिर पीपीटी फॉर्म पे लाना पड़ा अपने को। और वैसे भी जरूरत पड़ती है, डायग्राम्स अपने को हर रोग के साथ चाहिए। तो ये तो वैसे पहले में अपन केवल डायग्राम्स को पीपीटी में लेते थे और लिखवाते थे पूरा, बट इसको इस बार हिंदी के चक्कर में अपने को पीपीटी पे लाना पड़ा। ये गलती से इस जगह कटा हुआ था इसलिए अपन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम अपन ने लिख रखा था ब्लिटॉक्स 50, ट्रेड नेम। ये ब्लिटॉक्स 50 केवल और केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नाम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का तो ट्रेड नेम एग्रीमाइसिन भी होता है, बैक्टीरियमाइसिन भी होता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी होता है।
ये ह्यूमर समझना सर ने काटा है, गलती से हो रखा है ना, अभी इसको हटाने के चक्कर में सारी गड़बड़ हो रही है इसमें। हो गया नोट? कई बार आसान से यही पूछ ले कि निम्न में से कौन सा गेहूं का रोग है नहीं, तो हमें कम से कम पता तो रहे हाँ ऐसा गेहूं में लीफ ब्लोच भी होता है, WSSM भी करके वायरस भी होता है, हल्का सा पता रहे। इसलिए नीचे वाले तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें कम से कम लिखा हुआ कॉपी में होना चाहिए। हो गया नोट? बढ़े आगे। तो टुंडू डिजीज को नियंत्रित करने का सबसे फेमस तरीका एक ही है, ब्राइन सॉल्यूशन। 20% नमक का घोल, उस घोल में डायरेक्टली बीजों को डालो, जो संक्रमित है वो लगभग ऊपर तैर के आ जाते हैं उसमें। आपको पता है नमक वगैरह तो एक तरीके से बहुत ज्यादा, सॉल्ट तो आपके ट्रीटमेंट में बहुत जगह यूज में आता है। वैसे कर लिया नोट? चलो आगे बात करते हैं। हमने बारले के जो मेन डिजीज है बारले में, जो में एक ही कवर्ड स्मट, लूज स्मट पढ़ ली तो कवर्ड स्मट में अब ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्टली उससे तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को अपन लेके बारले की डिजीज भी साथ में कंप्लीट हो जाएगी अपनी। हो गया नोट अब तो यहाँ पर जो बात करनी है, और बहुत ज्यादा नहीं इसको, क्योंकि हमने पहले स्मट को पढ़ लिया, लूज स्मट को पढ़ लिया, बहुत ज्यादा इसकी बात नहीं करनी है। शॉर्ट में देखो ध्यान से क्या है। तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, जो का आवृत कंड, जो कि फेमस क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये कैसा है, बाह्य विजोड़ एक्सटर्नली सीड बोन, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसका रोग जनक भी पहले ही हमने याद कर लिया, ऑस्ट्रेलेगो होर्डी। अगर नूडा बीच में लिखा आ जाता तो वो जो का अनावृत कंड यानी कि लूज स्मट होता जो का। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना, दोनों चीज पहले से पढ़ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट थी वो पहले ही पढ़ ली अपन।
अब बात आती है इसके लक्षण की। तो स्वस्थ बालियों से संक्रमित बालियां जो हैं वो देरी से आएगी खेत में। बाली जब आती है यानी कि अपन कहेंगे ईयर इमर्जेंस स्पाइक इमर्जेंस जो है वो थोड़ा लेट रहेगा। आपकी कवर्ड स्मेटो बार्ले में बालियां थोड़ी खेत में देरी से आएगी। बालियों में काले स्पोर स्मट जैसा सेम आपके लूज स्मट में था। फर्क इतना सा है कि वहां पर चमकीली झिल्ली जो थी वो आपके बाद में रप्चर हो गई, इसलिए लूज स्मट बोला। और यहाँ उससे ढके हुए हैं तो वो चमकीली झिल्ली से ढके हुए हैं। दाने जो हैं वो काले चूर्ण टीलियोस्पोर में रूपांतरित हो चुके हैं। तो ये अपने को इसका लक्षण ध्यान रखना है। प्रबंधन में बीजोपचार कार्बोक्सिन ऑक्सीकार्बोक्सिन, आप यहाँ पर सर्वांगी जो कवकनाशी आप यहाँ पर उपयोग कर पा रहे हो। सीड ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। मर्क्यूरियल वाला एग्रोसन यहाँ पर अपन उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा कोई खास बात नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार टिक भी लगा देता हूँ, अपन ने पहले पढ़ भी लिया था, आप नोट कर लें इसको। एक तो रोगजनक इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नली सीड बॉन्ड ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको काली चमकीली झिल्ली से ढके रहते हैं, इसीलिए इन्हें कवर्ड स्मट कहते हैं। बालियां जो है वो डायरेक्टली, ये वाला लक्षण इंपॉर्टेंट, बालियां जो है काले चूर्ण में यानी कि स्पोर्स में रूपांतरित हो जाती है, जिसे स्मट सोराई भी कहते हैं। इसीलिए अपन ने स्मट को एक साथ पढ़ा ताकि आगे ज्यादा चिंता नहीं रही। सीड ड्रेसिंग तो आप जानते ही हो, सीड ट्रीटमेंट की तरह आप सीड ड्रेसिंग ड्रम होता है ना, जिसमें बीज डालते हैं, जो भी उसमें केमिकल डालना है ना उसमें डाल के घुमाते हैं, एक हैंडल होता है। जो जितने आपके कोई मित्र अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होंगे तो उनके सभी के जो उनका ऑफिस होता है वहां पे एक सीड ड्रेसिंग ड्रम होता है। तो वो एक टेढ़ा सा ड्रम होता है जिसको घुमाते हैं, बीज अंदर घूमते हैं, जैसे वो मशीन देखी होगी आपने छत वगैरह आरसीसी भरती सीमेंट मिक्स करने की, बस उसी तरीके से एक छोटा होता है जहां पर सीड ड्रेसिंग बीज को उसमें कल्चर में आप करते हो।
बढ़े आगे, हो गया नो? क्वेश्चन वाली जो चीजें हैं वो अंडरलाइन तीनों ही अपन ने कर रखी हैं, और ऑलरेडी अपन इन चीजों को पढ़ भी चुके थे। चमकी झिल्ली से जहां ढका रहेगा सिल्वरी मेम्ब्रेन से, वो कवर्ड स्मट होता है, और वो बस्ट जहां हो जाएगी, फट जहां पे जाएगी, वो लूज स्मट, इसीलिए लूज बोला और इसको कवर्ड बोला। ठीक है, लूज स्मट हमेशा इंटरनली सीट बोन होता है, कवर्ड स्मट हमेशा एक्सटर्नली सीट बोन बाह्य बिजोड़ होता है। क्लियर है बात? कवर्ड स्मट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। ये जो के अंदर आपको दिखा रखा है, कोई खास बात नहीं। बालिया है वो पूरी तरीके से, मैंने एक बात बोली थी आपको स्मट में कि जो एक तो रेकिस और ऑन्स, ये दोनों को छोड़ के देखो, ऑन्स में बिल्कुल भी स्मट नहीं। जो बाली के अंदर जो फ्लोरेट से जहां दाने बनने हैं वो पूरी तरीके से काले चूर्ण में हो जाते हैं, और वो आपके ये स्पोर्ट्स टीलियोस्पोर्स से जो आगे भविष्य में संक्रमण फैलाते हैं, एक्सटर्नली सीटबोर्न है। पैथोजन जो है वो बीच के सतह पर है। और जो के अन्य दो रोग अपन ध्यान रखेंगे, तो इसी के साथ जो भी अपना खत्म हो जाएगा। लूज स्मट पहले लिख चुके हैं अपन, उसके लिए वो नूडा, जिसके नाम में नूडा आ गया, वो लूज स्मट है। और पाउडरी मिल्ड्यू में नाम में बस इतना सा बदला, होडी आ गया, नोट कर लो। सेम गेहूं की तरह, गेहूं में था तो उसके लिए सॉरी इरिसिपी ग्रामिनिस ट्रिटिसाई था, और जो में है तो इरिसिपी ग्रामिनिस हॉर्डी। तो ये गेहूं और जौ के रोग। अगली क्लासेस में अपन बाजरा के इंपॉर्टेंट रोग और ज्वार के आएंगे, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू, ये इंपॉर्टेंट डिजीजेस, एरगट, इनको अपन लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।